पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल एक मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर वाले तरीके पर जोरदार तरीके से फटकार लगाया और कहा कि हमारे यहाँ ऐसे कई मामले आए जहां पुलिस अधिकारी सिर्फ प्रमोशन पाने और अपने बड़े अफसरों की तारीफ पाने के लिए या फिर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए बिना वजह हथियार का इस्तेमाल करते हैं, यानी घुटने के नीचे गोली मारते हैं। और हाईकोर्ट ने योगी की पुलिस को साफ साफ कहा कि आरोपी को सजा देने का अधिकार हमारा है, न्यायपालिका का है, पुलिस का नहीं। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। यानी आप दर्शक सोचिए कि देश के सबसे बड़ी राज्य की पुलिस प्रमोशन पाने के लिए, अफसर की नजर में आने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, सोशल मीडिया पर हीरो बनने के लिए लोगों के पैरों में गोली मार रही है। तो जब पुलिस ऐसा अपराध कर रही है फिर राज्य में अपराधियों की क्या जरूरत है क्या? और फिर वो समाज कितना घृणित हो चुका है जो ऐसे कार्यों पर पुलिस वालों को हीरो बना देता है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो तय नियम है एनकाउंटर को लेकर वो अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा कि अगर पुलिस ने नियम तोड़े और बिना प्रक्रिया के गोली चलाई तो सिर्फ एसएचओ नहीं, एनकाउंटर टीम नहीं, बल्कि इस पूरी टीम का लीडर, पुलिस कप्तान, इन सब पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याद दिलाया कि सिर्फ अदालत के पास सजा देने का अधिकार है, ताकत है, पुलिस के पास नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये पुलिस स्टेट नहीं है। पुलिस को संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक काम करना होगा। और आगे जस्टिस अरुण सिंह देसवाल ने जो कहा वही उत्तर प्रदेश के प्रशासन का सबसे घटिया सच बन चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस के अधिकारी नियमित रूप से न्यायपालिका पर, खासकर जिला के मुख्य मजिस्ट्रेट पर अपने मनमाफिक विशिष्ट आदेश पारित करवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं और ये भी नियमित रूप से चल रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि कभी कभार किसी मामले में कांड हो गया, यहां कंटिन्यूअस चल रहा है। जस्टिस देसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा और अतिरिक्त सचिव संजय प्रसाद को संबोधित करते हुए ये बातें कही और साफ साफ कहा कि हम राज्य को पुलिस स्टेट बनने नहीं दे सकते। यूपी पुलिस द्वारा आरोपियों के पैरों में गोली मारने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और सुनिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हर जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है, हर जिले में नहीं हो रहा है। यानी गैर कानूनी काम यूपी के किसी एक जिले में पुलिस नहीं कर रही, हर जिले में पूरे राज्य की पुलिस एक मुश्त कानून का पालन नहीं कर रही है। खुद हाईकोर्ट कह रहा है कि एक भी मामला ऐसा नहीं मिला जहां कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो रहा हो। कई बार यही केस जिला पुलिस प्रमुख और न्यायिक अधिकारी के बीच विवाद का कारण बन जाता है। जब भी न्यायिक अधिकारी पुलिस से किसी जिले की किसी घटना के बारे में पूछते हैं कि अदालत के निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है तो जिले के एसपी तथा जज के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है और ये एकदम आम बात हो गई। एसपी किसी विशेष आदेश को पाने के लिए न्यायिक अधिकारी पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। जस्टिस अरुण देसवाल ने साफ साफ कहा कि ये किसी एक जिले का मामला नहीं है, विशेष जिले का मामला नहीं है। अधिकांश जिलों में जिला जजों ने मुझे बताया है कि विशेष रूप से जो नए नए पुलिस अधिकारी आए हैं, आईपीएस अधिकारी आए हैं, वो न्यायिक अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं। यदि वो फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकते हैं, आदेश को चुनौती दे सकते हैं, मगर वो कुछ और ही कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एसोसिएशन के नेताओं ने भी इस बारे में बताया है कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कभी कभी अदालत कक्ष में प्रवेश करते हैं और न्यायिक अधिकारी पर प्रेशर बनाते हैं। आप सोचिए ये कितना गंभीर मामला है। खुद न्यायपालिका ही ये बात कह रही है। जस्टिस अरुण देसवाल ने कहा कि पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के बीच आपसी सम्मान होना चाहिए, वरना आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस अधिकारियों को यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो न्यायिक अधिकारी से श्रेष्ठ है। एक बार जब कोई व्यक्ति न्यायिक अधिकारी की कुर्सी पर बैठता है तो चाहे वो जूनियर मंडल अधिकारी ही क्यों ना हो, वो अपने सामने बैठे सभी व्यक्तियों से ऊपर होता है। आगे सुनिए, जस्टिस अरुण देसवाल ने यह भी कहा कि जब मैं इंस्पेक्शन पर होता हूं या निरीक्षण पर होता हूं तो अदालत कक्ष में बैठे अधिकारी से कहता हूं, न्यायाधीश से कहता हूं कि आप उस कुर्सी पर बैठे रहिए, उठिए मत। प्रोटोकॉल के अनुसार आप मुझसे उच्च पद पर हैं, यानी मैं भले ही हाईकोर्ट का जज हूं और आप निचली अदालत के जज हैं, लेकिन वर्तमान में प्रोटोकॉल के हिसाब से आप उच्च हैं, मैं नहीं। इंस्पेक्टिंग जज क्या होता है, क्या करता है और इनके जिले में जाने पर कैसी कैसी कहानी बनती है जो सारे विवाद का कारण है, हमने इस वीडियो में दिखाया है, जरूर देखिएगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद यूपी डीजीपी ने अदालत को आश्वासन दिया कि यदि कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि पालन हो, निर्देश जारी करेंगे। कानून की सर्वोच्चता सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि जो बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण देसवाल को पता है कि जिला पुलिस के अधिकारी जिला न्यायिक अधिकारी पर दबाव बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो यूपी पुलिस के चीफ को पता क्यों नहीं है? क्या उन्हें ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए कि उनके तमाम जिलों के एसपी एसएसपी किस तरीके से जिला जजों पर दबाव बनाते हैं? सोचिए, जो बात हम लोगों तक पहुंच जा रही है वो यूपी के डीजीपी तक को पता नहीं है। यूपी पुलिस की हालत बद से बदतर स्थिति में नजर आती है। आम आदमी के लिए पुलिस की सेवा सिर्फ दिखावे की है। पिछले दिनों किसी ने कहा था कि यदि वर्दी निकाल दी जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस और देश के कई राज्यों की पुलिस तथा खूंखार गुंडे बदमाशों अपराधियों के बीच कोई फर्क नजर नहीं आएगा। हालांकि ये बात हर एक पुलिसकर्मी के लिए नहीं कही जा सकती। बहुत ऐसे भी हैं जो अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हैं, तटस्थ हैं, मगर बहुतायत पुलिस कर्मचारी भयंकर रूप से भ्रष्ट हैं, अपराध को बढ़ावा देने वाले हैं, घुसखोर हैं और निकृष्टतम स्तर के हैं। पुलिस चौकी से लेकर टॉप अफसरों तक कई ऐसे मिल जाएंगे जो खुलेआम अपराधियों को संरक्षण देते हैं और अपराध को बढ़ावा देते हैं। उनसे बड़े गुंडे ये खुद हैं। आम आदमी भेड़ बकरी की तरह न्याय की मांग करता रहता है तथा घूसखोर और भ्रष्टाचार पुलिस वाले अपराधियों से भी बड़े अपराध करते रहते हैं। फर्क बस इतना है कि इनका अपराध वर्दी के भीतर होता है, वर्दी में छिपकर होता है। एक बार फिर से बता दें, कुछ बहुत ईमानदार भी हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और उन्हें अपनी ईमानदारी की सजा भी मिलती रहती है। आप इतने से अंदाजा लगाइए कि जब पुलिस के लोग जिला जजों पर दबाव बना रहे हैं, उनको ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर आम आदमी के साथ ये लोग क्या करते होंगे और क्या क्या नहीं करते होंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे ही विवाद को सुलझाने में हाल ही में एक जिला जज का ट्रांसफर भी करना पड़ा। हालांकि उन्होंने किसी जिला जज का नाम तो नहीं लिया, मगर अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभल के सीजीएम जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के चहेते अधिकारियों पर एफआईआर का आदेश दिया था, इसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ, उन्हीं की चर्चा हो रही। यानी जिस राज्य में जज लोग भी स्वतंत्र नहीं है, उस राज्य में आम आदमी के लिए कानून व्यवस्था और पुलिस कैसे काम करती होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण इस खबर में देखिए। वैसे तो ऐसी खबरों की आदत अब सभी को पड़ गई है, सामान्य हो गई है ये चीजें, क्योंकि दुर्दांत से दुर्दांत घटना भी जब बार बार लगातार होने लगती है तो वो सामान्य हो जाती है। पिछले दिनों मेरठ में बंधक बनाकर 14 साल की एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद उसने जहर खा लिया और लगभग अस्पताल में 5 दिन तक जिंदगी मौत से बीच जूझती रही। इसके बाद उसकी मौत हो गई, दम तोड़ दिया। परिवार का सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, समय पर एक्शन नहीं लिया और अफेयर की बात कहते हुए मामले को घुमाया गया। और जब नाबालिग की मौत हो चुकी है तो अब पुलिस फुल फॉर्म में रात में ही अंतिम संस्कार कराने का दबाव बनाने लगी है, जो कि यूपी पुलिस की मास्टरी है। कई बार परिवार की इजाजत के बिना इन लोगों ने पीड़ितों को फूंक दिया है।
पीड़िताओं को फूंक दिया है खेतों में ले जाकर। और अब देखिए पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खबर है कि आरोपी गिरफ्तार है, कई अन्य आरोपी फरार भी हैं। मगर ऐसी कहानियां आए दिन आती रहती हैं कि पुलिस के पास जाइए तो वो आम आदमी की बातों का लोड नहीं लेते, और आम आदमी तो छोड़िए इधर नजर दौड़ाइए। इस खबर को देखिए, पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि का एक व्यक्ति आजाद खान जो कि 24 साल जेल में बिता चुके थे, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन फिर भी लगभग 1 महीने एक्स्ट्रा जेल में बिताने पड़े क्योंकि आदेश जेल के अधिकारियों तक पहुंचा नहीं था। आदेश की कॉपी सोचिए, ये डिजिटल इंडिया है। जो व्यक्ति 24 साल से जेल में बंद है, बरी होने के बाद भी, कोई केस पेंडिंग नहीं होने के बाद भी, उसका कोई दोष न मिलने के बाद भी उस व्यक्ति को 1 महीने ज्यादा जेल में बिताना पड़ता है सिस्टम के, सड़े हुए सिस्टम के कारण, क्योंकि अदालत का आदेश जेल तक पहुंचा नहीं। वही दूसरी इस खबर को देखिए, गैंगस्टर रवि कांत बिना अदालत के आदेश के ही जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये दोनों कहानियां यूपी पुलिस और वहां के पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाली है। एक तरफ आदेश के बाद भी रिहाई नहीं, दूसरी तरफ बिना आदेश के रिहाई। आप चाहे तो दोनों मामलों में जिसे रिहा नहीं किया गया और जिसे रिहा कर दिया गया, दोनों का नाम फिर से याद करके उनकी धार्मिक पहचान को चिन्हित कर सकते हैं। खबर आई है बांग्लादेश से और ये बड़ी खबर है। अगर इस देश में आजाद मीडिया होता तो सारे अखबारों के पहले पन्ने पर यह खबर होती। मोदी सरकार से सवाल पूछे जाते, टीवी पर लगातार ये सवाल पूछे जाते, मंत्रियों से लगातार ये सवाल पूछे जाते कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश ने SEZ के नाम पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर आपको जो जमीन दी थी वो आपसे छीनकर चाइना को दे दी। जहां आपका SEZ बनना था, जहां पर आपकी कंपनियां लगनी थी, आपकी फैक्ट्रियां लगनी थी, यानी भारत की फैक्ट्रियां लगनी थी, वहां अब चाइना ड्रोन बनाएगा। और चाइना सिर्फ ड्रोन बनाएगा नहीं, चाइना ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को देगा ताकि बांग्लादेश भी ड्रोन बना सके। यानी भारत और पाकिस्तान के अलावा अब इस इलाके का, साउथ एशिया का वो तीसरा देश बन जाएगा जो ड्रोन बनाएगा। और याद रखिए, ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी दे रहा है चाइना, चाइना को वो जमीन बांग्लादेश दे रहा है ड्रोन बनाने के लिए। तो एक लाइन की खबर यह है कि जो जमीन आपको दी थी बांग्लादेश ने, भारत से छीनकर वो जमीन चाइना को दे दी है। और इस खबर के साथ जोड़कर कुछ और चीजें आप देख लीजिए तो मामला आपके समझ में आ जाएगा। कल पहली डायरेक्ट विमान सेवा चली है ढाका से कराची के लिए, यानी बांग्लादेश से पाकिस्तान के लिए पहली डायरेक्ट हवाई जहाज सेवा कल शुरू हो गई है। और यह तब हो रहा है जब भारत के साथ वीजा वाला प्रॉब्लम चल रहा है। ना भारत बांग्लादेश को वीजा दे रहा है, ना बांग्लादेश भारत को वीजा दे रहा है। यानी आपसे जैसे जैसे रिश्ता खराब हो रहा है, चाइना और पाकिस्तान से बांग्लादेश अपना रिश्ता लगातार बेहतर करने में लगा हुआ है। अडानी साहब की हालत यह है कि अडानी साहब अफरा तफरी में चाइना को बिजली जो सप्लाई करते हैं वो बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों में जब से तनाव बढ़ा है और यह खतरा हुआ है अडानी को कि कहीं उनको भी उठा के बाहर ना फेंक दिया जाए, झारखंड में जो गोड्डा कोयला बिजली संयंत्र है उससे दिसंबर तक 3 महीनों में बिजली निर्यात 38% बढ़ा दिया गया। 2.25 बिलियन यूनिट KWH बिजली अब दे रहे हैं अडानी साहब। अब आप सोचेंगे अडानी साहब को अचानक बांग्लादेश से क्या मोहब्बत हो गई कि उन्होंने बिजली देना बढ़ा दिया, लगातार बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई जो है वो बढ़ा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में अडानी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश की कुछ पार्टियां कह रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं और जनता वहां की कह रही है कि हम अंधेरे में रह लेंगे महीने 2 महीने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना लाइट के हम रह लेंगे, लेकिन अडानी की लाइट नहीं लेंगे, अडानी को देश से बाहर किया जाए। अडानी के साथ आप जानते हैं जो समझौता हुआ था शेख हसीना के समय हुआ था, और आरोप यह लग रहा है कि इस समझौते में बहुत गड़बड़ियां हुई थी। इस समझौते में बांग्लादेश की कीमत पर फायदा पहुंचाया गया था अडानी को। अडानी के ऊपर विदेशों में करप्शन के चार्ज पहले भी कई बार लगे हैं, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में लगा है, कीनिया से आप जानते हैं कैसे एक ही दिन में अडानी को बाहर फेंक दिया गया, उनकी सारी परियोजनाएं बंद कर दी गई। अमेरिका में करप्शन का चार्ज लगा है जिसको लेकर अब वो भी कोर्ट में गए हैं। कोर्ट में जाने का मामला तब हुआ जब भारत सरकार उनके पास जो कागज पहुंचाना था, समन पहुंचाना था, नहीं पहुंचा रही थी, तो वहां डिमांड की गई कि ईमेल से समन भेजा जाए ताकि ये मना ना कर सके कि हमें समन नहीं मिला है। उसके बाद ये भाग के कोर्ट में गए हुए हैं। लेकिन अडानी का अमेरिका मसला अभी बड़ा मुद्दा नहीं है। बस मैं ये बता रहा हूं कि अडानी के ऊपर करप्शन के बहुत सारे आरोप देश के बाहर लगे हैं, लगे तो देश के भीतर भी हैं, लेकिन देश के भीतर निपटा दिया जाता है। देश के भीतर अगर जज उनके खिलाफ फैसला दे दे तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। कई बार मैं राजस्थान का जयपुर वाला किस्सा आपको सुना चुका हूं। और ऐसे ही आरोप बांग्लादेश में उनके खिलाफ लग रहे हैं कि ये जो डील हुई थी उसमें बड़ा करप्शन हुआ था, और इसीलिए बांग्लादेश में माहौल बन रहा है कि अडानी को वहां से बाहर निकाला जाए, अडानी के साथ जो समझौता हुआ है वो रद्द किया जाए। और देखिए मोदी जी ने ऐसा किया है कि अडानी का मतलब भारत हो गया है, तो भारत के साथ संबंध खराब होंगे तो वैसे भी अडानी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ संबंध अच्छे होते हैं तो माल भी अडानी ही बनाते हैं। तो वहां एक बवाल चल रहा है कि अडानी को बाहर किया जाए, अडानी बाहर जाए, हम बिना लाइट के रह लेंगे, हम अंधेरे में रह लेंगे, हम लाइट का कोई अल्टरनेटिव इंतजाम कर लेंगे, लेकिन अडानी के साथ जो समझौता है उसको किसी भी हद तक रद्द किया जाए। और आपका क्या मानना है बजट को लेकर, आपको भी कुछ है दिमाग में? मेरे हिसाब से तो सर जब से ये आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, और ये जो लोगों की आदत है रोने की वो तो रहेगी। आज के टाइम में देखो चीज महंगी है, आप कानून व्यवस्था भी देखो ना। मैं उस देश से हूँ, उत्तर प्रदेश, नाम तो सुना ही होगा आपने, थोड़ा बहुत जानते हैं। हम तो बिल्कुल जानते हैं, पैदाइश वहीं की है, तो वहाँ पे जो क्राइम था वो जीरो हो गया। अब वो वाली बात नहीं है, अब रोने की, पेट्रोल बढ़ रहा है, वो लोगों की आदत है। तो सबको रोटी मिल रही है, कोई कह रहा है हमें नहीं मिल रहा, वो रोने की जिसकी आदत है वो रहेगी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है। अरे सर वो मिल रहा है ना, जिन्हें मिल रहा है वो नहीं बोल रहे, जिन्हें नहीं मिल रहा वो भी कह रहे हमें मिल ही नहीं रहा है। गलत बात है ना। आप कानून व्यवस्था देखो, धीरे धीरे कोई पैदा हुआ है तो धीरे धीरे बड़ा होगा ना, थोड़ा टाइम दो हर एक चीज़ का। ये नहीं कि आप ये हो रहा है वो हो रहा है फलाना ढिंगा, अरे भाई दो ना, वक्त तो दो। सबसे पहले कानून व्यवस्था। हमारा जो ये देश है साथ रहेगा और साथ ही लड़ेगा, दूर भी नहीं रहेगा। सबको एक साथ रहना है और एक साथ ही लड़ना है। अरे ये बहुत गलत है। आप किसी को भी टाइम दो। हमारे वर्ड आप देख रहे हो कहाँ है, सब तारीफ कर रहे हैं। चूतिया बनाया तुमको। अच्छा, विश्व में डंका। बिल्कुल, आप देखो ना कहाँ है आज, क्या रैप हो हमारी इंडिया की। फिर
अब इंडिया वाले इंडिया में रह के इसकी टांग पकड़ उसकी पकड़ बहुत गलत है ये। मोदी जी की सरकार के 3 काम क्या आपको अच्छे लगे? मेरे को तो सबसे पहले सर ये कानून व्यवस्था, अरे हम देश की बात कर रहे हैं, मोदी देश सरकार। वो यार इकोनॉमिक कहाँ बढ़ गई है। आप ये लॉकडाउन हुआ मेरे हिसाब से, लॉकडाउन अच्छा था। एक बात बताओ, ये थे जो बच गए लोग, नहीं जो पहले थे वो मेरे को लगता नहीं यहाँ पे हम जितने बोल पा रहे हैं सुन पा रहे हैं। तो दुनिया के जिन देशों में लॉकडाउन नहीं लगा वहाँ सारे लोग खत्म हो गए। बिल्कुल। जैसे देखिए अब आगे ना वही वाली बात, इंडिया क्या था, आप किस देश से लेवल कर रहे हो? बांग्लादेश जिन देशों में, पाकिस्तान से कर रहे हो? अरे 183 देश हैं, कितने देशों में लॉकडाउन लगा था? जिनकी जो लेवल में है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वो तो संभल गए, उन्हीं की तरफ संभाला ना हमने। वैक्सीन हमारे इंडिया से होके गई ना, कुछ पावर थी, कुछ था, एक टीचर था लाठी लेके जो युद्ध चलता है सुबह, वो काम करवा रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा तो आप बताएं मोदी सरकार के 3 काम तो आप बताए नहीं यार। 3 काम सर सबसे पहले बता तो दिया मैंने, और क्या बताऊं? क्या नंबर 1? ए से लेके A to Z है, पूरे गिनवा सकता हूँ। ये 3 बता दो। 3 चीजें क्या बताऊँ? मैं तो सबसे पहले ये कानून व्यवस्था। अरे मोदी सरकार का यार, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट। क्या बताऊँ बताओ? मोदी सरकार का देश का कोई 3 काम तो बता दो। ये जो अपनी GDP ले लो, ठीक है, लॉकडाउन में सब जीरो हो गए, अब अपना इंडिया देख लो कहाँ खड़ा है, और बाकी भैया खड़े हैं बताने वाले। दूसरा बताओ। हाँ दूसरा क्या बताऊँ? बिजनेस क्लियर हो रहे हैं, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मेरी मंथली 10 लाख की बिलिंग थी, आज 5 लाख है, लेकिन ठीक है ना, मेरे को सही लग रहा है, काम हो रहा है। आर्थिक सर्वे में भारत के कॉर्पोरेट जगत को बहुत डांट पड़ी है, कसम से डांट ही पड़ी है। उन्हें जिस तरह से शर्मिंदा किया गया है वो बताना ही चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरकारी डॉक्यूमेंट में भारत के कॉर्पोरेट को इतनी डांट पड़ेगी। इसके बाद भी अगर उनमें शर्म नहीं बची है तब फिर उनके लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट को चेतावनी जारी कर दी गई है कि इतना भी आप लोग मत चमकाइए, पहले अपना काम और देश के निर्माण में अपना योगदान दिखाइए। अगर इस मामले में भारत के कॉर्पोरेट का योगदान शानदार होता तो आर्थिक सर्वे में कम से कम एक उदाहरण तो भारत के कॉर्पोरेट इतिहास से भी दिया जाता। एक उदाहरण नहीं दिया गया। हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत गीता के मशहूर श्लोक कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन से होती है, जिसका मतलब हिंदी में आर्थिक सर्वे में ही लिखा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। मतलब ऐसा है, हमारा कॉर्पोरेट केवल फल की चिंता में लगता है लगा हुआ है, देश की चिंता में नहीं। इस कॉर्पोरेट को अकर्मण्य नहीं बनने की हिदायत दी जा रही है। यह तो बहुत गलत बात है। इसी बात पर मोदी सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स की छूट समाप्त कर देनी चाहिए। जब इनसे देश को कुछ मिल ही नहीं रहा तो इन्हें टैक्स छूट क्यों दी जा रही है? 2014 के बाद भारत का कॉर्पोरेट जगत सरकार के सामने दब्बू हो गया, बोलना भूल गया। लेकिन अब पता चल रहा है कि मोदी सरकार भी इन्हें किसी काम का नहीं समझती है। ये भले ही खुद को राष्ट्रवादी साबित करने में लगे हों, लेकिन सरकार ने ठीक से बता दिया, भाई लोग, राष्ट्र के निर्माण में आपका योगदान कुछ भी नहीं। अगर किसी का है तो जर्मनी की उस कंपनी का, कोरिया की उस कंपनी का अपने देश में, ताइवान की उस कंपनी का अपने देश के लिए। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री को इसी तरह भारत के सभी कॉर्पोरेट लीडर से कहना चाहिए, आप लोग सभी दिल्ली के भारत मंडपम में जमा हो जाइए। वहां आपके सामने आर्थिक सर्वे का पेज 702 से लेकर 709-10 तक पढ़ा जाएगा। सबको सुनना होगा और मंच पर आकर बारी बारी से पढ़ना होगा। केवल 7-8 पन्नों के पढ़ने से आपके भीतर जर्मनी, जापान, ताइवान, कोरिया, सिंगापुर और अमेरिका की कंपनियों के प्रति जो गर्व होगा और खुद के प्रति जो शर्म होगा, क्या ही बताएं। भारत के कॉर्पोरेट लीडर को लेकर जो शर्मिंदगी महसूस होगी वो हम बता रहे हैं, बल्कि आप भी देख रहे हैं। 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के कॉर्पोरेट से कहा, आप निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? 2019 में कॉर्पोरेट को भारी टैक्स की छूट दी गई। तब कहा गया कि इससे इंडस्ट्री को निवेश करने के लिए पूंजी मिलेगी, लेकिन निवेश तो बढ़ा नहीं। जाहिर है वित्त मंत्री का धीरज चला गया और उन्होंने कह दिया कि आपको निवेश करने से रोक कौन रहा है, जबकि दूसरे देश यह सोच रहे हैं भारत आज का मार्केट है। निर्मला सीतारमण ने यह सब 2022 में कहा था और 2026 के आर्थिक सर्वे में यही सब विस्तार से उदाहरण सहित कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कहा गया, 1 साल तक कॉर्पोरेट को लांच के मारे मोदी मोदी करना बंद कर देना चाहिए। भारत के कॉर्पोरेट लीडर भले ही मोदी सरकार के चीयर लीडर्स बने हुए थे, मगर मोदी सरकार को इनकी लीडरशिप पर भरोसा नहीं रहा। सरकार यह समझने लगी है कि इनका काम केवल ताली बजाना रह गया है। देश दुनिया में भारत के लिए कुछ ऐसा नहीं बना सके जिससे विदेशी मुद्रा है, रोजगार पैदा हो, देश का निर्माण हो। आर्थिक सर्वे को पढ़कर लगा सरकार समझ गई है कि ये लोग केवल अपने सीमित लाभ में डूबे रहते हैं। क्या कॉर्पोरेट के ये दिन आ गए कि अब उन्हें जनरल मोटर्स, फोर्ड, बेल लैब्स, IBM, कैटरपिलर, सिमेंस, BASF, फॉक्सवैगन, सोनी, निप्पॉन स्टील, सैमसंग, हुंडई और LG का उदाहरण देकर बताया जाएगा कि देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन कंपनियों ने अपने लिए मुनाफा भी कमाया, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा को भी बेहतर किया, अपने अपने देश के लिए कुछ किया। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत के कॉर्पोरेट ने रिसर्च और डेवलपमेंट में कम निवेश किया, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर नहीं दिया और ऐसे सेक्टर पर फोकस किया जहां उनका एकाधिकार हो सकता था, जो सुरक्षित बाजार थे, जैसे रियल एस्टेट। एक तरह से आर्थिक सर्वे ने भारत के कॉर्पोरेट को प्रॉपर्टी डीलर नहीं कहा, बाकी सब तो कह दिया। लिखा है कि इन कंपनियों के भीतर का गवर्नेंस परिवार के लोग चलाते, लंबी दूरी के निवेश के बारे में सोच ही नहीं सके। एक तरह से आर्थिक सर्वे में सरकार कह रही है कि भारतीय कॉर्पोरेट क्या है, छोटी सोच की कंपनियों के समूह।
खुद बड़ा बनना है और देश को भी बड़ा बनाना है तो इन्हें सीखना होगा जनरल मोटर्स से, सोनी, सीमेंस से और सैमसंग से। सरकार ने विस्तार से भारत के कॉर्पोरेट लीडर की क्लास ली है। आर्थिक सर्वे में लिखा है कोरिया, ताइवान और सिंगापुर के अनुभव बताते हैं कि किस प्रकार निजी लाभ को राष्ट्रीय परिवर्तन से जोड़ा गया। 12 साल तक राष्ट्रवाद का झंडा उठाए रखने वाली मोदी सरकार भारत के कॉर्पोरेट लीडर को राष्ट्रीय परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की प्रतिष्ठा का पाठ पढ़ा रही है। क्या भारत के कॉर्पोरेट लीडर का कोई राष्ट्रीय विजन नहीं, राष्ट्रीय आउटलुक नहीं? हम तो इन्हें समझ ही रहे थे। मजे की बात है कि सरकार अब इन्हें समझ गई है कि ये लोग केवल उसके सामने झंडा उठाकर नतमस्तक होकर देशभक्त बनने का नाटक करते हैं, लेकिन इनकी नीयत और करनी कुछ और है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एक टिप्पणी ने देश की राजनीति में आग लगा दी है। मियां शब्द का इस्तेमाल करते हुए बांग्ला भाषी मुसलमानों को लेकर दिए गए उनके बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने कड़ा रुख अपनाया है और इसे खुला मुसलमान विरोधी, नफरत फैलाने वाला और संविधान पर सीधा हमला बताया है। बोर्ड ने इस पूरे मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत से तत्काल स्वतः संज्ञान यानी सो मोटो कॉग्निजेंस लेने की मांग की है। इतना ही नहीं, AIMPLB ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी तत्काल संवैधानिक कार्रवाई की अपील की है। विवाद की जड़ वो बयान है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिन्हें उन्होंने बांग्लादेशी मियां कहा। शर्मा का दावा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऐसे लोगों के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई हैं जिन पर शक है कि वो विदेशी हैं। शर्मा ने कहा कि अगर इन लोगों को नोटिस नहीं दिए जाते तो ये मान लिया जाएगा कि असम में कोई विदेशी है ही नहीं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि मियां समुदाय को सख्ती से चिन्हित किया जाना चाहिए। शर्मा ने कथित तौर पर कहा कि मुस्लिमों को परेशान किया जाना चाहिए। अगर किसी रिक्शे वाले को 5 रुपए देने हैं तो सिर्फ 4 दिए जाएं। शर्मा के अनुसार ऐसा व्यवहार इसलिए किया जाना चाहिए ताकि वो असम छोड़ने को मजबूर हो जाए। AIMPLB का कहना है कि ये बयान सीधे तौर पर उत्पीड़न और भेदभाव की खुली अपील है। बोर्ड का आरोप है कि मुख्यमंत्री के इन शब्दों का सीधा संदेश यही है कि बांग्ला भाषी मुसलमान संदेहास्पद हैं और उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जाना चाहिए। बोर्ड के मुताबिक मियां जैसे शब्दों का इस्तेमाल केवल भाषा का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक पूरे समुदाय को अपमानित करने और डर के दायरे में लाने की कोशिश है। बोर्ड ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की आड़ में मुसलमानों को परेशान करने और उनके मताधिकार पर सवाल खड़े करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने यह कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी भाषा अब राजनीति में सामान्य होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो बातें पहले हाशिए पर थीं, अब वही बातें संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति खुलेआम कह रहे हैं। इलियास ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अब असम के मुख्यमंत्रियों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि ये एक खतरनाक चलन बनता जा रहा है जो संविधान की भावना के खिलाफ है। बोर्ड का कहना है कि मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, लेकिन उनके बयान संविधान में दिए गए समानता, धर्मनिरपेक्षता और मताधिकार जैसे मूल अधिकारों के बिल्कुल उलट हैं। बोर्ड ने साफ कहा कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री ये तय नहीं कर सकता कि कौन नागरिक है और कौन नहीं, और न ही वो किसी समुदाय को सामूहिक रूप से संदेह के कटघरे में खड़ा कर सकता है। दोस्तों 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत होती है और इस मौत के 3 दिन बाद ही उनकी पत्नी सुनेत्रा को शपथ दिलाई जाती, यानी 28 को हादसा और 31 को शपथ। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में यह शपथ क्यों कराई गई। सच यह है कि अपने पति के गम में डूबी सुनेत्रा भी जल्दबाजी में शपथ नहीं लेना चाहती थी और बहुत से ऐसे रिश्तेदार थे जो भी नहीं चाहते थे कि गलत मैसेज जाए कि इतनी जल्दबाजी में यह सब कुछ ना हो। लेकिन प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और उनके कुछ साथियों ने दबाव डाला सुनेत्रा पे कि जल्दी शपथ लें वरना कुछ भी हो सकता है, शपथ जल्दी लें, यह फोकस था। और असली सच यह है कि प्रफुल्ल पटेल ही नहीं, दरअसल बीजेपी की एक ताकतवर लॉबी चाहती थी कि सुनेत्रा जल्द से जल्द शपथ लें। अब सच्चाई यह भी है कि एनसीपी के जो वोटर हैं, उनके जो समर्थक हैं, जो गांव वाले हैं, या आप कह सकते हैं जो दूर के रिश्तेदार, नातेदार, किसी को भी ये रास नहीं आया कि इतनी जल्दी शपथ क्यों ली जा रही, किसी को पसंद नहीं आया। और वैसे भी अगर आप संविधान देखें, कानून देखें, तो कहीं नहीं लिखा है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर सीएम या डिप्टी सीएम की डेथ होती है तो 72 घंटे के अंदर ही शपथ दिलाना जरूरी है। यह शपथ 10 दिन बाद, शोक के बाकी कार्यक्रम, रीति रिवाज के बाद भी यह शपथ दिलाई जा सकती थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन फिर भी आनन फानन में सुनेत्रा पवार को शपथ दिलाई गई। अब अंदर की बात यह है कि प्रफुल्ल पटेल हो या सुनील तटकरे हो, इस तरह के जो एनसीपी के नेता हैं, ये तो बिसात पर मोहरे हैं। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता, ये भी चाहते थे कि डिले ना हो, जल्द से जल्द अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा शपथ लें, जल्द से जल्द, नो डिले। और ये डिले इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि अगर 10-12 दिन लग जाते शपथ होने में तो इसी बिसात पर दूर खड़ा एक बादशाह गेम कर सकता था। दोस्तों, जानकारों का कहना है, इनसाइडर्स का कहना है कि अमित शाह जिस दिन अंत्येष्टि में गए थे अजीत पवार के, उसके बाद जो उनकी बैठक हुई वहां पर प्रफुल्ल पटेल से चलते चलते, उसी में इशारों में बात हो गई थी कि जल्दी से जल्दी शपथ का आप तैयारी करिए। और तय हो चुका था कि सुनेत्रा पवार को ही शपथ डिप्टी सीएम की दिलाई जाएगी। अब आज जिस तरह की जो बैठकें हुई या एमएलएज ने जो है उनको नेता चुना, उसके बाद उन्होंने शपथ ली, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता है। और इसकी जो वजह है कि अमित शाह इस जल्दबाजी में क्यों थे, उसकी वजह यह है दोस्तों कि 17 जनवरी को, इसी 17 जनवरी को कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। इसमें शरद पवार थे, उसमें अजीत पवार थे, एनसीपी के सारे बड़े नेता थे। और उस मीटिंग में यह तय हुआ, बाकायदा उसका वीडियो है,
उस मीटिंग में यह तय हुआ कि जो दोनों पार्टियां यानी अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी जिसको अमित शाह ने तोड़ दिया था, इसको एक किया जाए, इसका विलय किया जाए। एक स्ट्रांग एनसीपी चाहिए। और अजीत पवार और शरद पवार यानी चाचा और भतीजा दोनों तैयार थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज शरद पवार ने बाकायदा कैमरे पर कहा है कि अजीत पवार की इच्छा थी कि दोनों पार्टी मर्ज करें, स्ट्रांग एनसीपी बने। और शरद पवार ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी में ये शपथ क्यों हुई और सुनेत्रा पवार ने ऐसा क्यों कहा। उनका हो सकता है कि ये प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे या पार्टी ने डिसाइड किया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। क्योंकि और वैसे भी जो चुनाव हुआ कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी के, उसमें दोनों पार्टी एक साथ लड़ी हुई थी, जिसको लेकर थोड़ा सा फडणवीस बेचैन थे, अमित शाह बेचैन थे कि हो क्या रहा है। एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिल रहे हैं और यहाँ चाचा भतीजे दोनों मिल रहे हैं, यानी जो मेहनत हमने करी थी इन पार्टियों को तोड़ने के लिए वो तो खराब, वो तो जाया हो रही है। ये सब लोग एक क्यों हो रहे हैं, एक छतरी के नीचे क्यों आ रहे हैं। और अगर अपोजिशन जितनी स्ट्रांग होगी, महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए उतनी मुसीबत होगी। तो ये एक अमित शाह का आप कह सकते हैं या मोदी का ये प्लान था कि कहीं ना कहीं एनसीपी को एक नहीं होने देना। इत्तेफाक से इसमें कोई षड्यंत्र नहीं, कोई साजिश नहीं, लेकिन एक्सीडेंट दुर्भाग्यवश हुआ कि अजीत पवार की इसमें मौत हो गई। और आज शरद पवार ने यह भी कहा, यह भी चिंता जताई कि अब मुझे पता नहीं कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, मेरी एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी, अब एक होंगी नहीं होंगी, विलय होगा नहीं होगा, मैं ये नहीं बता सकता। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अजीत पवार की इच्छा थी कि दोनों पार्टी एक हो।